बच्चों, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। हम चैप्टर 8 कर रहे थे जो कि सेल है, द यूनिट ऑफ लाइफ। हम उसका एक लेक्चर देख चुके हैं, ये लेक्चर 2 है, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले उसको विजिट करें, देख के आए लेक्चर 1। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जो कि यूकैरियोटिक से स्टार्ट होने वाला है, यूकैरियोटिक सेल्स। लेट्स स्टार्ट। द यूकैरियोटिक सेल्स include all the protists, plants, animal and fungi। मोनेरा को छोड़ के, ठीक, प्रोटिस्टा हो गए और प्लांट हो गया, एनिमल, फंगी सब। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, बहुत कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा ऑफ साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और वो कंपार्टमेंट किसके द्वारा होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के द्वारा। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है एक तरीके का जो कॉल गया था। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होता है, एक तरीके के वॉल होते हैं, दीवार समझ लो, जैसे घर में बहुत से दीवार पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट पड़ जाता है, एक रूम, दूसरा रूम, किचन हो गया, ऐसे बाथरूम, तो ऐसे कंपार्टमेंट इस सेल में भी बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो आगे पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स possesses a organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन के लिए और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और लोकोमोशन के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि उसके लोकोमोशन में मदद करेगा, मूवमेंट में। Their genetic material is organized into क्रोमोसोम्स में उनके जो स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होंगे वो देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स में। इसके बाद आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सेल वॉल के बेस पे। इसमें किसी में सेल वॉल होता है, मतलब प्लांट में सेल वॉल होता है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं देखने को मिलता। प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल इन प्लास्टिड भी नहीं देखने को मिलता है, और उसमें एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं देखने को मिलता है, प्लांट में होता है प्लास्टिड्स। एंड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और वैक्यूल्स भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये तीनों चीज़ जो होता है, सेल वॉल, प्लास्टिड्स और सेंट्रल वैक्यूल, ये तीनों चीज़ प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। अब एनिमल सेल की बात चल रही है, उसके पास क्या क्या है जो प्लांट में नहीं है, जो कि जैसे कि सेंट्रियोल हो गया, विच एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, जनरली सारे प्लांट सेल में नहीं होता है, किसी प्लांट सेल में देखने को मिलता है। इसमें फिगर दे रखा है सेल्स का, जैसे आप बुक में भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे इसको भी जब हम देखते रहेंगे, मतलब आगे के भी ऑर्गन्स सारे पढ़ेंगे, सारे ऑर्गन्स पढ़ते आ जाएगा समझ में। तो ये देखिए, ये है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइजोसम, इसको ऐसे बस देख लीजिए, बस न्यूक्लियस हो गया हमारा बीच में, और ये न्यूक्लियस है, गोल्गी एपार्टस। ये एक्चुअली प्लांट का सेल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है बिल्कुल बीच में नहीं है। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, वो है वैक्यूल्स, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब चीज़ें हैं इसमें। सेल वॉल हो गया, ये भी नहीं देखने को मिलता है एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम एंड माइक्रोट्यूबुल्स। उसके बाद आते हैं, यह है एनिमल सेल का, इसमें है गोल्गी एपार्टस, माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स आप पहचान सकते हैं कि एनिमल सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं देखने को मिलता है, और सब तो होता है। पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है कि इसके ऑर्गेनल्स हैं। सेल्स में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जो एक सेल को मतलब बनाने में मदद करता है। एक सेल असली सेल अपने फॉर्म में रहता है। RER हो गया, साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप एंड ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स पे, मतलब अब ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। जो कि ऑर्गेनेल्स अभी हम देखे हैं, लेट्स नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन को शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर्ड हुआ था, उसके बाद ही अच्छे से हम डिटेल स्टडी कर सकते थे मेम्ब्रेन का, इन 1950s में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर के ऊपर ह्यूमन के रेड ब्लड सेल पे जैसे उनको और मतलब मोटिवेशन मिला, जिससे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फोकस है साइंटिस्ट लोग। दिस स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। इस स्टडी में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं, दैट आर अरेंज इन बाइलेयर में अरेंज होगा हमारा लिपिड। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड। पोलर हेड होगा जो कि आउटसाइड होगा, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल होगा टुवर्ड्स द इनर साइड। हाइड्रोफोबिक टेल जो होगा वो इनर साइड होगा। हाइड्रोफोबिक होता है जो मतलब वाटर को फेस नहीं कर सकता है, पानी को होता है, मतलब एक तरीके फोबिक का मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर समझ लीजिए। दिस ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। ठीक है, aqueous environment से प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेल्स होता है वो अंदर एक साइड होता है, और जो उसका हेड होता है वो एक साइड होता है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन mainly consist of phosphoglyceride। फिर इसके बाद लेटर biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also produces protein and carbohydrates। उसके बाद फिर और स्टडीज होने के बाद जो उसके केमिकल स्टडीज करते हैं, पता चला कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड के अलावा भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। ये भी मतलब होता है, सिर्फ लिपिड नहीं होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। सेल के हिसाब से डिफर करता है कि लिपिड और प्रोटीन किस मात्रा में पाया जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द erythrocytes has approximately 52% of protein and 40% of lipid। मतलब जो हमारा ह्यूमन में जो एरिथ्रोसाइट है, मतलब जो RBC रेड ब्लड सेल है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल को, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें जो प्रोटीन है वो 52% होगा, और लिपिड जो है वो प्रोटीन 52%, लिपिड 40% होगा हमारे RBC में। ये स्टडीज़ के हिसाब से रिवील हुआ है। Depending on the case of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral। तो उसके एक्सट्रैक्शन के हिसाब से इंटीग्रल और पेरिफेरल में बांटा गया है। तो पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक, ये इसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है वो सरफेस पर पाया जाएगा मेम्ब्रेन के। while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। जो इंटीग्रल में होता है उसमें धसा होता है हमारे मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है, या फिर पूरा अंदर धसा होगा, या तो पार्शली धसा होगा, आधा अंदर धसा होगा, हल्का फुल्का अंदर पर धसा होता है। पर जो पेरिफेरी होता है वो सीधा मतलब ऊपर ही होता है, मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है। ये देखिए, तो ये हमारा कुछ कार्बोहाइड्रेट हो गया,
ये प्रोटीन है, कुछ अंदर भी दसे होते हैं किसी किसी में, और बाहर भी होता है। ठीक, ये लिपिड बाइलेयर है, बाइलेयर है। ये देखिए छोटा सा जगह, एक मिनट, ये देखिए जो गोल सा सर्कल सा है, ये है हमारा हेड हो गया लिपिड का, ये लिपिड का हेड हो गया। और ये जो ऐसे है ये इसका टेल है, इसका ये टेल, दो टेल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे। ये सभी देखो, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन है पर ये थोड़ा अंदर सा धसा हुआ है, लिपिड लेयर के बीच में भी है। और ये वाले जो प्रोटीन है, ये वाले जो प्रोटीन है सरफेस पे सीधा पाए जा रहे हैं, सरफेस वाले प्रोटीन है ये। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ये इंटीग्रल में प्रोटीन है। और इस मॉडल को बोलते हैं मोज़ेक फ्लूइड मॉडल, मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। तो ये मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। According to this, the quasi-fluid nature of liquid enables lateral movement of protein within the overall bilayer। तो जो लिपिड की जो वैसे फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का, तो वो जो प्रोटीन का मूवमेंट को वो एनेबल करवाता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, इसकी फ्लूइडिटी कहते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ के हिसाब से। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसिटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। तो ये सब फंक्शंस हैं जो इंटरसेलुलर जंक्शन के द्वारा किया जाता है। सिक्रेशन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया और सेल डिवीजन हो गया। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, इसके आसपास अंदर या फिर बाहर मॉलिक्यूल्स निकाल सकता है या फिर अंदर भी ले सकता है मॉलिक्यूल्स बहुत सारे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स। जो मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है किसी किसी मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनमें से बहुत से जो होते हैं बिना किसी रिक्वायरमेंट के मूव कर सकते हैं, पर कुछ होते हैं जिसको मूव करने के लिए क्या क्या देखते हैं रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस तरीके को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंड न्यूट्रल सॉलिड्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इसमें से कौन से पैसिवली ट्रेवल करते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। पर अगर उसमें कुछ साइंस वगैरह आ गया प्लस माइनस का, तो उसका अलग ही फंक्शन है। सिंपल मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोसेस से आराम से चले जाते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर ऑल्सो मूव कर सकता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के में। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी के मूवमेंट को और डिफ्यूजन के तरीके से मूवमेंट को, पानी के मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास, जो पोलर पोलराइज मॉलिक्यूल होता है, मतलब जिसमें प्लस या माइनस का साइन होता है, वो पास नहीं कर सकते हैं। तो नॉन पोलर लिपिड लेयर से लिपिड लेयर्स पास नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन में मूव करने के लिए। फ्यू आयन or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient। उनके concentration gradient के विरुद्ध जाके भी वो मूव कर सकते हैं। ठीक, और इसमें कुछ एटीपी खर्च होती है, सेलुलर एनर्जी, कुछ इसमें एटीपी भी खर्च होती है। तो इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप।
फिर आते हैं सेल वॉल पे। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall form an outer covering for the plasma membrane and fungi and plants. ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंगी प्लांट में रहता है जो कि नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। मतलब ये सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। वो मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से ही नहीं मतलब प्रोटेक्ट करता उसको। इट ऑल्सो हेल्प्स in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। undesirable molecules को बचाता है और सेल एक सेल से दूसरे सेल से में इंटरेक्शन भी बनाकर रखता है, बातचीत मतलब कम्युनिकेशन रहता है। एल्गी हैव सेल वॉल। एल्गी में सेल वॉल होता है, मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है, गैलेक्टन से बना होता है और मेनन्स and mineral like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। other plants में हमको देखने को मिलेगा सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth। primary wall जो होता है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होता है, which gradually diminishes as the cell matures। जब सेल बड़ा जाता है मतलब थोड़ा एज हो जाता है सेल का, फिर वो ग्रो नहीं कर सकता है, एक सेकेंडरी से मतलब वॉल बन जाता है वो। फॉर्म ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन की तरफ इनर साइड बनता है ये, और ये ग्रो नहीं करता है जनरली, ये असली सेल वॉल होता है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट। जो मिडल लैमेला होता है वो लेयर होता है जो कि कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जहाँ जिससे कि जो सेल्स होते हैं वो मतलब बगल वाले जो सेल्स होते हैं उसको स्टिक करके रखता है, मतलब कि जोड़ कर रखता है अपने साथ, होल्ड करके रखता है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसफर हो सकता है, which connect the cytoplasm of neighboring cells। neighboring cell के जो cytoplasm होते हैं वो कनेक्ट करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू रहते हैं। While each of the membranous organelles is distinct in terms of items term from its structure and function, many of these are considered together as इन सबको एक टुगेदर करके बनाते हैं, इसको हम कह सकते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब ये मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबको कह सकते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, और उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड भी होते हैं। एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो होता है उसका नाम है, मतलब ये जो अगर कनेक्टेड है उसके वजह से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सारे नहीं आते जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, सब नहीं आते हैं। जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना कर रखते हैं वही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में गिने जाएंगे, सारे नहीं गिने जाएंगे जो भी उसके अंदर पाया जाता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये यही सब होते हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये सब भी एंडो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, पर फिर भी ये क्या है, ये जो है कि कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, जितने भी ऊपर दिए गए इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसकी वजह से इसको हम एंडो मेम्ब्रेन में शामिल नहीं किए हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो कौन कौन से शामिल नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। और क्या क्या शामिल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ ER भी कहते हैं इसको। इसमें दो आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। मतलब एक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, नेटवर्क टाइप होती है ये, बहुत नेटवर्क टाइप, बहुत ज़्यादा हाईली डेंस नेटवर्क टाइप होती है ये,
इस चीज़ को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के बाद पता चला है ये सब चीज़ें, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोपिक स्टडीज हम सब देख भी नहीं सकते हैं, तो स्टडी कहाँ से करेंगे। हेंस ईआर डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। जो ल्यूमेन की तरफ है इनसाइड में जो होता है वो ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमेन जो साइटोप्लाज्मा में है। जो ल्यूमेन की तरफ है वो इनसाइड की तरफ, मतलब ल्यूमेन की तरफ है, और एक होता है साइटोप्लाज्मा की तरफ में। द ईआर ऑफन shows ribosome attached to their outer surface। तो जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस जिस पे ये पाया जाएगा उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जिस पे नहीं पाया जाएगा उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वैसे बात है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दैट appear smooth and are called smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो दिखने में भी स्मूथ दिखते हैं, इसके वजह से उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रफ सरफेस नहीं पाया जाएगा एक्चुअली। जैसे कि ये समझ लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो यहाँ पे ये एक समझ लो राइबोसोम, एक और राइबोसोम, एक और राइबोसोम, एक और राइबोसोम, ठीक है। ये स्मूथ नहीं लग रहा है, रफ लग रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये स्मूथ नहीं है, रफ है। और वहीं उसकी तरफ ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें कुछ भी नहीं पा रहा, बिल्कुल स्मूथ, इस पर कुछ भी नहीं है, एक राइबोसोम भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। उसके बाद आते हैं आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ये सिक्रेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एक्टिवली। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये extensive continuous with the ये outer membrane से connected होते हैं, न्यूक्लियस से लेकर outer membrane तक। The smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis of lipid। ये major site होता है लिपिड के सिंथेसिस का, लिपिड का बनाने का। In animal cells lipid like steroidal hormones are synthesized in SER। एनिमल्स में क्या है, जो लिपिड की जगह पर लिपिड जैसे एक स्टेरॉइड हार्मोन बनाया जाता है, जो कि SER से बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक और चीज़ बनता है जो कि लिपिड है, वो एनिमल्स में बनता है, प्लांट्स में। और तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे जस्ट दे रहे हैं इसमें। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पोर है, बीच में यहाँ से मतलब कुछ भी कंपोनेंट जो भी न्यूक्लियस के अंदर चाहिए होता है या न्यूक्लियस से बाहर डालना होता है, तो यहाँ से ये जाता है इस न्यूक्लियस पोर से। और ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा एक बहुत नेटवर्क जैसा है पूरा, और इसको ऊपर घुमा रहे हैं। ये हमारा राइबोसोम हो गया, तो ये रफ दिख रहा है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ का हिस्सा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। और इधर का जो एरिया है वो स्मूथ कहा जाएगा, ये इधर के जो है स्मूथ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है राइबोसोम, नो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस, तो इसको नहीं कहा जाएगा। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम गोल्गी अपैरेटस। ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। कैमिलो गोल्गी 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के पास में एक कैमिलो गोल्गी जो नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक डेंस का मतलब वहाँ पे एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था। दिस वर लेटर नेम द गोल्गी बॉडीज, इसको गोल्गी बॉडीज नाम दिया गया था आफ्टर हिम। इसके बाद मतलब जब इन्होंने किया था उसके बाद इसको नाम दिया गया था गोल्गी बॉडीज, इसके देखने के बाद। फिर क्या, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये कुछ सिस्टर्नी देखा गया था जो कि डिस्क शेप का होता है और मैनी फ्लैट भी होते हैं। These are stacked parallel to each other. Great number of cisternae are present in a
गोल्गी एपार्टस मतलब बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे। द गोल्गी सिस्टम ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास में विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्सिस, और इसमें कन्वेक्सिस भी होता है, और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस, मतलब इसको हम द फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं, एंड कन्वेक्स ट्रांस जो होगा वो मैच्योरिंग फेस होगा। जो कन्वेक्सिस है उसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, कॉन्वेक्सिस फॉर्मिंग फेस भी, कॉन्वेक्स ट्रांस मैच्योरिंग फेस, दो नाम है एक चीज़ के बोल सकते हैं दोनों। यहाँ पर देखते हैं इस स्टेज क्या होती है सिस्टम में, ये सिस्टम में ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल एक रेटिकुलम के जैसे जाल जैसा दिख रहे हैं, रेटिकुलम जाल बोल सकते हैं, रेटिकुलम। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टम नहीं, जो कि गोल्गी में देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्गी एपार्टस। The cis and trans faces of the organelle are entirely different होते हैं cis and trans जो फेस होता है उनका, बट इंटरकनेक्टेड, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक जैसा ट्यूब जैसा होता है ना, तो ये ट्यूब जैसा ही है पर गोल मटोल बिल्कुल रोल हो के बिल्कुल यहाँ से वहाँ एक नेट जैसा बना रखा है इन्होंने, पर एक कनेक्टिव होता है, ट्यूब जैसा ही है, जैसा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वैसे एक सिंगल ट्यूब होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल। द गोल्गी एपार्टस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मटेरियल्स को पैक करना होता है, टू बी डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, और या तो ये सेल के अंदर बना के कुछ पैकेज में बना के डिलीवर करेंगे, या तो बाहर सेल के बाहर भी डिलीवर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अंदर वाले को देंगे बाहर तो कुछ नहीं, बाहर वाले का भी सहायता करते हैं। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, जो भी मटेरियल पैक होंगे वो वेसाइकल्स के फॉर्म में बनेंगे, फ्रॉम द ER फेज जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेज से बनेगा, विद द सिस की तरफ रहेगा वो ऑफ द गोल्गी एपार्टस, एंड मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेज जो कि ट्रांस फेज है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्गी एपार्टस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, जब भी क्लोज तो उसके आसपास होता है। मटेरियल को जो पैक करता है, जो भी पैक किया जाता है मटेरियल वो वेसाइकल्स के फॉर्म में होता है, और वो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्यूम्स से बनाया जाता है, और वो सिस फेस में होता है। मतलब जो भी मटेरियल होगा वो ER से लेंगे ये लोग, फिर उसको सिस में ट्रांसफ़र करके बनाया जाएगा, और फिर उसको ट्रांस से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा उस पैकेज को। तो फिर आते हैं नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं राइबोसोम के द्वारा ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर, ठीक। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन मॉडिफाई हो रहे हैं, मतलब जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के द्वारा, वो भी मॉडिफाई होते हैं गोल्गी एपार्टस के द्वारा, कहाँ पे, सिस्टर पे, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस, वो ट्रांसफेस के द्वारा बाहर निकलने से पहले यहाँ पे ये चेक किए जाते हैं, उसको मॉडिफाई भी किया जाता है। गोल्गी एपार्टस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने पे बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको हम आगे देखेंगे। सेल का एक तरीके का ये टैग होता है समझ लो, इससे हमारा जो सेल बॉडी में जो सेल्स होते हैं एक दूसरे को पहचान पाते हैं, हाँ ये हमारे बॉडी का ही हिस्सा है, हमारे बॉडी का ही मतलब पार्ट है। और ग्लाइकोप्रोटीन एक शरीर का सेम ही होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड दूसरा प्रोटीन मतलब दूसरे शरीर का, हमारे जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया हो गया उसका डिफरेंट होगा लिपिड और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर हमारे शरीर में एंटर कर रहा है वो, तो इसी से हमारा जो बॉडी होगा इम्यून सिस्टम वो पहचानता है, फिर उस पर अटैक करता है, उनको सेव करता है एनिमी से। फिर आते हैं लाइसोसोम्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड और वेसिकल्स, वेस्कुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन इस पर भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्गी एपार्टस, मतलब यही तरीके का ये जो अभी हम देखे थे वेसाइकल्स के फॉर्म में निकलता है, तो इसको आप समझ सकते हैं वो वेसाइकल्स हैं।
ठीक, गोल्गी अपार्टस से निकल के बनता है, यही वो पैकेज है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. इसमें मतलब इतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलाइज कर सकता है लिपेजेस को, प्रोटीएसेस को और कार्बोहाइड्रेट, मतलब लिपिड, प्रोटीएस और कार्बोहाइड्रेट, मतलब पूरी सेल जिससे से बनी होती है ना, इन सबको ये ख़त्म कर सकता है, पूरा ख़राब कर सकता है, इतने तरह लगता है जो यहाँ से निकलेगा लाइसोसोम्स। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगर ये फट जाए फालतू में तो पूरा सेल को तबाह कर सकते हैं, इतनी हिम्मत है इनके पास, समझ लो खुद ही। वैस्क्यूल्स आते हैं, वैक्यूल्स में, वैस्क्यूल नहीं, वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दिस साइटोप्लाज्म। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स। इसमें क्या होगा, वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा एंड अदर मटेरियल भी देखने को मिलेंगे। नॉट यूजफुल फॉर द सेल, मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल होगा हमारे सेल में, जितने भी वेस्ट निकालने की कोशिश करेगा सेल्स, तो वो इस फॉर्म में उसको इकट्ठा करेगा वैक्यूल के अंदर। ठीक, वैक्यूल एक तरीके का स्पेस रहेगा, तो उसके अंदर ही उसको स्टोर कर देगा जो भी वेस्टेज होगा, फिर बाद में उसको देखते हैं क्या होता है। तो वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बस बाउंड होता है जिसको नाम है टोनोप्लास्ट, वैक्यूल को बाउंड करता है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब 90% तक ऑक्यूपाई कर सकता है एक वैक्यूल प्लांट सेल में। लेकिन और ये प्लांट सेल में देखने को ही मिलता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द transportation of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuoles। मतलब concentration gradient के हिसाब से, मतलब उसके विरुद्ध जाके भी ये जो भी इनको स्टोर करना होता है वो करते हैं स्टोर। Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in cytoplasm। मतलब इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो वैक्यूल में ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब मिलेंगे साइटोप्लाज्म से ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका वैक्यूल में होगा। द अमीबा इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे अमीबा में वो एक्सक्रीशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा में। फॉर वैक्यूल्स आर फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। वो फूड पार्टिकल के द्वारा फूड वैक्यूल्स बनाए जाते हैं, मतलब उसमें एक प्रोसेस होगा जिसको एंगल्फिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा फूड पार्टिकल से बनाया जाता है फूड वैक्यूल्स। इसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बट लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है सबको रिवाइज करें एक बार अच्छे से, बिल्कुल ये लेक्चर को नहीं समझ में आए तो फिर इसको रिवाइज कर सकते, फिर एक बार देख सकते।